डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अकाउंटिंग में वो क्या मिस्टेक्स है जो कि आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी थोड़े थोड़े से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और वो थोड़े थोड़े से मार्क्स डिडक्ट होने के बाद बहुत सारे मार्क्स बन जाते हैं। हर सवाल में छोटी छोटी सी अगर आप मिस्टेक्स करें और आप फाइनली अगर उन्हें काउंट करें तो वो एक बहुत बड़े मार्क्स को कन्वर्ट कर देती है। तो चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम के या एडीसी के स्टूडेंट हो, तो ये तमाम वो मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करनी है अपने एग्जाम्स में, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि हम समझते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि मेरी नज़र में आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी चाहिए। पहली मिस्टेक तो ये है कि अगर आपका पेपर जो है एमसीक्यू बेस्ड है, तो फॉर एग्जांपल जितने भी उसमें एमसीक्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया कि स्टूडेंट का, इसने यहाँ पर 15, 16, 17, 18 एमसीक्यू अटैम्प्ट किया, उसके बाद 19, 20, 21, 22 की जगह पर ब्लैंक छोड़ दिया। भाई कोई भी एमसीक्यू जो है वो अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। आपको आंसर नहीं आता कोई बात नहीं, गलत तुक्का लगा दीजिए। गलत तुक्का लगाने से नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आंसर को कम्प्लीटली ब्लैंक छोड़ देने का मतलब है कि आपने अपना एक नंबर लूज कर दिया। अगर तुक्का लगा देते हैं और गलत भी हो गया तब भी वो नंबर नहीं मिल रहे, और अगर छोड़ देते हैं तब भी नंबर नहीं मिल रहे। लेकिन अगर सोचिए अगर तुक्का लगाने से क्या पता वो आंसर सही हो जाए, तो इतने सारे जो यहाँ पर ऑप्शन छुटे हुए हैं अब तो खैर आपका पेपर पैटर्न जो है वो एमसीक्यू का वो डिफरेंट है, वो ओएमआर शीट में होगा, तब भी आपको यही करना है कि कोई भी एमसीक्यू जो है वो अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। यानी हर सूरत में आपको आंसर लगाना है, चाहे आपको आता हो चाहे आपको ना आता हो। आता हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके लगा दीजिएगा, ताकि मार्क्स लूज ना हो आपके। ये तो पहली मिस्टेक है कि आपका अगर आंसर जो है वो, आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो कोई भी एमसीक्यू जो है वो अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। दूसरी गलती जो इंटर और बीकॉम और एडीसी के लेवल पे स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे यहाँ पर आप अपने सामने देखिए कि आपके सामने एक बच्चे ने पेपर किया है और बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट किया है। बस यहाँ पे हर एंट्री के नीचे जो क्वेश्चन मार्क मैंने बनाए हुए हैं। ये रीज़न ये है कि इसकी नरेशन नहीं लिखी गई है। नरेशन के मार्क्स है। अगर आप नरेशन नहीं लिखते हैं तो इंटर और बीकॉम या एडीसी लेवल पर इसे काउंट किया जाता है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल लेवल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी सीए, आईसीएमए, सीसीए या किसी भी और प्रोफेशनल लेवल की, यानी एमबीए वगैरह की, तो शायद वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, उसको वहाँ पर इसको कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ वो इंटर और एडीसी बीकॉम वगैरह की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर नरेशन के जो है मार्क्स हैं। तो आपका एग्जामिनर इसे कंसीडर करता है कि आप किस तरीके से अपनी एंट्रीज को प्रेजेंट करते हैं। तो बराए मेहरबानी नरेशन को भी लिखिए, इसकी वजह से आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तीसरी गलती ये है, जैसे यहाँ पर स्पेशली मैं बात करूँगा कैश बुक के हवाले से। कैश बुक का जो सवाल होता है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस बात को गौर से देखिएगा कि कैश बुक का जो सवाल होता है वो आमतौर पर 2 पेजेस पर बनाया जाता है, इस तरीके से आमने सामने 2 पेजेस पर। अब जब आमने सामने 2 पेजेस पर जिस स्टूडेंट ने ये बनाया है, उसकी मिस्टेक ये है कि उसने बेशक अपने क्वेश्चन को पूरा सही किया होगा, लेकिन जब आमने सामने 2 क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए तरीक़ार ये है कि जिस लाइन पर डेट, पीआर, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, बैंक और कैश लिखा गया है, उसी लाइन में आगे भी, यानी सेम इसी लाइन में आगे जो है वो आपको ये वाला पोर्शन भी यहाँ इसके सामने बनाना था। या तो अगले पेज से आप क्वेश्चन स्टार्ट करते कि बिल्कुल आमने सामने दोनों पोर्शन होने चाहिए, ऊपर नीचे पोर्शन ना हो, क्योंकि इसमें जो ये टोटल का जो हिस्सा है ना, जो टोटल वाली लाइन है, रूल ये है कि जहाँ पर भी टोटल, बैलेंस, एडी वीडी होगा तो वहाँ पर टोटल दोनों सेम लाइन में आना चाहिए। अब यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ रहा है, जबकि यहाँ टोटल जो है वो ऊपर आ रहा है। तो वो तमाम सवालात जो 2 पेजेस पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कैश बुक हो गया, पेटी कैश बुक हो गया, इन दोनों सवालात को आपको कुछ इस अंदाज से करना है कि ये जो हेडिंग्स हैं ये बिल्कुल एक लाइन में आए, और आखिर में जो इनका टोटल हो वो टोटल भी एक लाइन में आए। यही रूल जो है वो टी अकाउंट के लिए, मेरे पास टी अकाउंट फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, यहाँ पे एक टी अकाउंट बना हुआ है। ये टी अकाउंट का जो टोटल है वो बिल्कुल सेम लाइन में यहाँ पर आना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि ये जो टोटल है इसी को बैलेंस सी डी, इसी को बैलेंस बी डी कह देते हैं। इस टोटल को बैलेंस सी डी या बी डी नहीं कहा जाता। बैलेंस सी डी यहाँ ऊपर लिखा गया है और बैलेंस बी डी यहाँ उसके नीचे लिखा गया है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। इसके बाद ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डाला है, सिंगल एंट्री का सवाल अटैम्प्ट किया है, सेकंड ईयर का ये सवाल है। इन्होंने यहाँ पर कैपिटल की कैलकुलेशन की है। अब यहाँ पर पेज में नीचे जगह बच गई है। अब मेरी इस बात को ज़रा समझिएगा कि यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक और कोई स्टेटमेंट बनाई है।
अब यहाँ पर उन्होंने जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टार्ट किए तो उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पर पेज जो है वो एंड होने वाला है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर नहीं आएगी। तो आपको अपने पेज की सिलेक्शन बहुत ध्यान से करनी है कि अगर यहाँ पर आपको लगता है कि मैं जो अगला पार्ट, इस सवाल का जो अगला पार्ट करने जा रहा हूँ, अगर वो इस पेज पे कंप्लीट आ सकता है तो फिर तो आप यहाँ स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आपको अगर अंदाज़ा है कि नहीं, मैं जो अगला पार्ट करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, तो मेरी सजेशन ये है और बेहतर तरीक़ेकार भी है ये कि आप उसे यहाँ पर स्टार्ट मत कीजिए, अगले पेज से आप उसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आधा सवाल यहाँ आएगा, आधा सवाल अगले पेज पर जाएगा। आपका एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है, उस चीज़ को वो प्रॉपरली रीड शायद ना कर सके। इसीलिए क्वेश्चन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसे सेपरेट पेजेस पे आप उसे जो है वो मेंटेन करते चलाइए। हाँ, अगर आप बहुत छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, एक पेज पे 2 आ सकती हैं, तो बिल्कुल उसे एक पेज पे 2 कीजिए अगर कंप्लीट वो आ सकती हैं तो। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग्स नहीं डाली हुई। हेडिंग से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल ये क्या बना हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टूडेंट ने क्या बनाने की कोशिश की है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या बनाने की कोशिश की है। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया था तो वो पेपर क्या था, तो उसमें क्या सवाल था, तो मुझे इस बात से अंदाज़ा हुआ कि स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश की है। ना यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस का नाम लिखा, ना वो जो बना रहा है उसका नाम लिखा, ना पीरियड यानी जो भी डेट आनी थी वो डेट कुछ नहीं लिखी। यही यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या है कि स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप फॉर्मेशन तो लिख दिया, लेकिन स्टूडेंट ने यहाँ बनाया क्या है, क्या बनाने की कोशिश की है, वो नहीं मेंशन किया। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का नाम अगर नहीं है तो जो भी है वो लिखना था, जर्नल लिखना था, नहीं लिखा है। तो ये वो गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आपका एग्जामिनर समझ नहीं पाता कि आप क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हेडिंग्स बड़ी मैटर करती हैं कि आपकी हेडिंग्स जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं या क्या मालूम कर रहे हैं। अगर कोई स्टेटमेंट है उसके ऊपर उस स्टेटमेंट का नाम, जैसे इनकम स्टेटमेंट, जर्नल, कैश बुक वगैरह वगैरह। और अगर कोई कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन मेंशन कीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, वॉट एवर द कैलकुलेशन इज, तो वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ कैलकुलेट कर आ जाते हैं तो आपके एग्जामिनर को समझ नहीं आता कि आपने क्या कैलकुलेट करने की कोशिश की है। ओह वाह, इस बच्चे ने काम सही किया है, बस इसकी राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। बहुत मतलब एक स्पेशली ऐसा होता है बॉयज़ में कि बॉयज़ अपनी राइटिंग का, अपनी फॉर्मेटिंग का ख़ास ख्याल नहीं रखते, बस जैसे तैसे वो लिख देते, लाइंस ड्रॉ नहीं करते प्रॉपर्ली, बस काम कर आ जाते हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी राइटिंग गंदी होना और राइटिंग साफ़ होने में, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती है लेकिन वो इतने साफ़ तरीके से लिखते हैं कि राइटिंग उनकी समझ आती है कि उन्होंने लिखने की क्या कोशिश की है। कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग इतनी अच्छी होती है लेकिन वो इतने गंदे तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ पर कुछ इस अंदाज से प्रेजेंट करें कि आपके एग्जामिनर को आपकी लिखाई जो है वो समझ में आए कि आपने क्या लिखने की कोशिश की है। अब एक लाइन में उन्होंने उस्मान एंड कंपनी भी लिख दिया, जर्नल भी लिख दिया, क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई? कॉपी के पैसे थोड़ी देने हैं आपको, अलग अलग लाइन्स में लिखे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें उसे। तो बिल्कुल वाज़े तौर पर चीज़ है। अब ये डेप्रिसिएशन इतना कोई इन्होंने अजीब कर दिया कि समझ ही नहीं आ रहा। तो अच्छे तरीके से आपको अपनी हैंड राइटिंग प्रेजेंट करनी है। अच्छा जी, जर्नल एंट्री बनाते हुए उमूमन आमतौर पर स्टूडेंट एक गलती करते हैं। जैसे यहाँ पर ये एंट्री स्टार्ट की उन्होंने, कुछ एंट्री नंबर 3 है, डिलीवरी ट्रक को डेबिट किया, कैश को डेबिट किया। अब जो क्रेडिट करने वाला पोर्शन था यहाँ पे पेज खत्म हो गया। अब पेज खत्म हो गया तो स्टूडेंट ने अगले पेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इमरान को कैपिटल को क्रेडिट किया और नरेशन अगले पेज पर आ गई। ये मिस्टेक ना कीजिए। आपको लगा कि एंट्री नंबर 2 यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई, एंट्री नंबर 3 कंप्लीट यहाँ पर नहीं आ सकती, छोड़ दीजिए भाई, अगले पेज पर आकर कंप्लीट एंट्री नंबर 3 बनाइए। आधी एंट्री यहाँ, आधी एंट्री अगले पेज पर, आधी एंट्री यहाँ, नरेशन अगले पेज पर, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक एंट्री कंप्लीट एक पेज पर, या तो पूरी एंट्री 3 नंबर यहाँ पर लिख दीजिए या फिर पूरी एंट्री नंबर 3 अगले पेज पर लिखिए। अच्छा, स्टूडेंट एक और मिस्टेक करते हैं कि इस जो आखिरी लाइन है, अब सोचते हैं कि बस नरेशन ही तो लिखनी है, भाई यहीं पर चिपका दो इसको। ये गलती भी ना करें बराए मेहरबानी, हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इतना नीचे आ जाता है कि आपका एग्जामिनर शायद उस चीज़ को निगलेक्ट कर जाए। तो आखिरी लाइन को यूटिलाइज ना कीजिए, 2-3 लाइन बचती है, पेज छोड़ दीजिए, अगले पेज पर आकर अपने काम को कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है जी, ओके। ये देखिए भाई माशाल्लाह, इतनी बड़ी हेडिंग, सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन, आंसर नंबर 9A, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इतनी बड़ी हेडिंग डालने के लिए पूरा एक पेज यूज़ कर लिया और फिर उसके नीचे सिर्फ फॉर्मूला लिखा गया। और अगले पेज पर आइए, फिर डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 3 लाइंस में सिर्फ हेडिंग। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस में हेडिंग और बीच में एक लाइन छोड़ दें तो ये मिला के तकरीबन 15-18 लाइंस पे ये हेडिंग्स आ रही हैं। इतनी बड़ी हेडिंग
क्या ज़रूरत है आपको? आप सिंपल लिखिए, ऊपर यहाँ पर लिखिए सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 9A, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एक लाइन में लिख दीजिए। इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये पेज आपने बिला वजह ज़ाया किया और यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात आई है। तो जब इतनी सी बात यहाँ पर आई है और यहाँ पर सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दी, हेडिंग डालने के बाद उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये हेडिंग भी या तो अगले पेज पर डालिए या जो अगले पेज पे कैलकुलेशन की वो भी यहाँ लाने की कोशिश कीजिए। हेडिंग यहाँ, कैलकुलेशन अगले पेज पर, ये काम बिल्कुल ना कीजिए। हेडिंग के साइज़ को रिड्यूस कीजिए। इतना सारा पेज ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक कॉपी के पैसे आप नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी क्यों इस चीज़ को आप बिला वजह एग्जामिनर को आप एक मौका दे रहे हैं कि ये क्या किया है आपने बिला वजह। तो इस चीज़ को आपका खास ख्याल रखना है कि अपनी हेडिंग के साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए और जहाँ हेडिंग डालिए कैलकुलेशन भी वहीं पर शो करने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं से स्टार्ट कर दिया गया। इस बात का खास ख्याल रखना है कि नया क्वेश्चन नए पेज से आपको स्टार्ट करना है हर सूरत में। चाहे यहाँ पर आकर 2 लाइन में आकर आपका क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हो जाए, अगला क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे अगले पेज से, क्योंकि आपका एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ना वो चीज़ों को चेक कर रहा होता है। तो उसने अगर यहाँ पर वो ज़रा सा भी ये मिस हुआ ना कि ये क्या है, बस आपके नंबर चले जाएंगे यहाँ से। तो एक पेज पर, मतलब 2-3 पेजेस पर, जितने पेज पर भी आपको एक सवाल आया, जहाँ पर वो सवाल ख़त्म हो, बेशक वो आधे पेज पर आकर ख़त्म हो गया, नीचे बहुत सारी जगह मौजूद है, अगला क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पेज से आप जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी। इसमें एक मिस्टेक और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया और फॉर एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, उसका अगला पेज जो वो ब्लैंक जा रहा है, किसी रीज़न की बुनियाद पर वो ब्लैंक पेज जा रहा है। सपोज कीजिए उसका जो सवाल करना है वो 2 पेजेस का सवाल आ रहा है, अब अगले पेज पर जो है वो एक अगला पेज ब्लैंक छोड़ना पड़ रहा है। अगर किसी रीज़न की बुनियाद पर आपने ब्लैंक पेज छोड़ दिया, उस पर कोई क्रॉस नहीं लगाया, तो आपका एग्जामिनर समझेगा बस आपने पेपर यहीं तक किया। उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि वो अगला पेज पलट कर देखेगा भाई क्या पता आपने अगले आगे आगे या उसके आगे कहीं काम किया, बिल्कुल नहीं चेक करेगा वो। जैसे ही उसे लगा कि हाँ भाई ये आखिरी पेज था, इसके आगे ये ब्लैंक पेज आ गया और बच्चे ने कोई क्रॉस भी नहीं डाला, इसका मतलब कि बच्चे ने बस यहाँ पे काम ख़त्म कर दिया, फिर आपने उसके आगे कुछ भी किया वो चेक नहीं करेगा। तो रीज़न ये है कि आपको कोई भी मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी पेज जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ना अननेसेसरी। अगर किसी रीज़न पर आपको ब्लैंक पेज छोड़ना पड़ जाए तो उस ब्लैंक पेज को क्रॉस कीजिए, उसके नीचे लिखिए टर्न टू नेक्स्ट पेज, यानी नेक्स्ट पेज पर काम हुआ है, तो फिर आपका एग्जामिनर शायद उसे कंसिडर करेगा। लेकिन कोई भी पेज जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है जी। तो ये कुछ 9 किस्म की मिस्टेक्स हैं जो कि आप आमतौर पर स्टूडेंट्स की कॉपीज़ में देख। तो इन मिस्टेक्स का आपको खास ख्याल रखना। अच्छा, ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे वीडियो अभी ख़त्म नहीं होगी, बहुत ज़रूरी बात नीचे मैं बता रहा हूँ कि इसके नीचे जो है वो कुछ लिंक्स मैं दे रहा हूँ। किस चीज़ के लिंक्स हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, एडीसी पार्ट 1, एडीसी पार्ट 2 के अकाउंटिंग में जितने चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स का ओवरव्यू है कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, उन तमाम चीज़ों का ओवरव्यू उसमें दिया गया है। क्या क्या मिस्टेक्स आप इन चैप्टर्स में करते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं, तो वो तमाम चैप्टर्स का ओवरव्यू जो है वो मैंने दिया है। पेपर गाइडलाइन दी है कि आपको पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, उन सब का डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बराए मेहरबानी वो देख लीजिए अगर आपको ज़रूरत लगे तो, और अपने पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। आपका पेपर जो है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे शादी हॉल में रखी हुई डिश। अगर डिश की प्रेजेंटेशन अच्छी है, दिखने में अच्छी है, तो ही आपके जो है वो लोग उसे जो है पसंद करते हैं, फिर भले अंदर से कुछ भी निकले। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है तो फिर लोग उसको पसंद नहीं करते। तो आपको पेपर को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, बेशक आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन प्रेजेंट इतने प्यारे तरीके से करना है कि आपका एग्जामिनर उसे चेक करने पर मजबूर हो जाए। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें जो वो समझ में आई होगी और उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।